मिशन है, इसका पोस्टर का विमोचन भी आज हम सभी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। अगला जो वक्तव्य होगा मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अनु मैडम। मंच में और सभागृह में उपस्थित सभी महिला शक्ति और सभी जो माननीय पर्सनालिटीज़ हैं, सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमन प्रणाम। जो मेरा विषय है आज का, प्राकृतिक प्रसव मिशन, तो इसमें जो पहला शब्द है प्राकृतिक, शायद उस वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो नेचुरल डिलीवरी मिशन इसको कहा जाएगा। उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे कि डिलीवरी जब होती है किसी के घर बच्चा पैदा होता है, तो हम सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? नॉर्मल हुआ या फिर एबनॉर्मल हुआ? मतलब नॉर्मल अगर कहा जा रहा है डिलीवरी, जो मेरा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी होना, तो इसका मतलब जो दूसरा हो रहा है वो एबनॉर्मल है। अदरवाइज नॉर्मल की जगह पे नेचुरल भी बोला जा सकता था, तब भी वो अननेचुरल हो गया। आई एम वेटिंग फॉर द पीपीटी टू स्टार्ट। मैंने टाइम नोट कर लिया त्रिभुवन जी। चलिए, पीपीटी चाहे चलती है चाहे नहीं चलती है, लेकिन हमारा तो मिशन सबसे जी। तो इस मिशन का जो बेसिक विजन है वो यही है कि जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है वही नॉर्मल है, और जो नेचुरल है वही आगे चलना चाहिए। जो नेचुरल नहीं है उसको आगे हम नहीं लेके जाने देंगे किसी को भी। तो ये मिशन हर महिला को इस विषय पर शिक्षित करना, उसको सशक्त बनाना, उसको स्वस्थ बनाना, और उसमें इतनी इंटेलेक्ट पैदा करना कि वो किस तरह से लेके गर्भाधान से लेके, जो कि आपका विषय है, गर्भाधान से लेके और जात कर्म यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो सूतिका की परिचर्या रहती है 40 दिन की, उस दौरान वो किस तरह से अपने आप को तैयार करे, 9 महीने किस तरह से अपने आप को वो तैयार करे, ऐसा उसको क्या करना चाहिए कि जिससे नॉर्मल डिलीवरी इंश्योर हो। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। तो उनकी बात सुन के मुझे ये याद आ रहा था, मैं भी जब डॉक्टर को ट्रेनिंग देती थी तो मैं बोलती थी, खास करके आयुर्वेद वालों को, डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद वालों आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो हनुमान जी की तरह। तो जैसे आप जामवंत बन के अभी शक्तियाँ जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम सभी को जामवंत जी बन के हर महिला के अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास करना है। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगी अनंत जी को, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर ही मेरी बात सुन के और तुरंत इसको बिल्कुल INO के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का जो है तुरंत निर्णय ले लिया, और आज मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो इतिहास की कुछ ऐसी माताओं को नमन करने से, सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं माता गुजरी जी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, क्या मैं उस तरफ आ सकती हूँ जी? अच्छा चलिए ठीक है, यहीं से ठीक है। तो माता गुजरी जी को नमन है हमारा, जिन्होंने अपने पुत्र और अपने पौत्रों को वीरता से धर्म के लिए, देश के लिए अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और इनको इतने उनमें जो बहादुरी तो कूट कूट के जो भरी थी, उनमें माता गुजरी जी का ही हाथ था। दूसरे नंबर पर भगत सिंह जी के साथ उनकी माता विद्यावती जी हैं, और उनको तो हमारा शत शत कोटि कोटि प्रणाम है। उनके वजह से जो है भगत सिंह जी का नाम है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। हमारा उनको भी नमन है। तीसरा चित्र जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही है जो इस पोस्टर पर भी हैं।
ये शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई जी हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अध्यात्म, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह का जो ज्ञान है शिवाजी को दिया, और उनके रूप में उन्होंने हमें क्या दिया ये हम सब इसको बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो इनको नमन करते हुए ही मैं अपना विषय शुरू करूंगी। अगला विषय शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। हम सबको पता है कि एक कैटरपिलर, तितली कैसे बनता है। वो कोकून के अंदर रहता है कुछ दिन, 2 हफ्ते शायद, और उसके बाद उसको तोड़ के वो बाहर निकलता है तो उसके पंख आ जाते हैं तब तक, और वो एक खूबसूरत तितली बनता है जिसको हम उड़ते हुए देखते हैं और बड़ा खुश भी होते हैं। तितली को देख के हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, लेकिन कैटरपिलर को देख के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है ना। उसको देख के हम थोड़ी देर के लिए कौतूहल होगा या कुछ थोड़ा देखेंगे या इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन तितली को देख के सबके मन में सेम ही भाव उत्पन्न होता है। तो एक व्यक्ति ऐसे ही बैठा हुआ अपने ही किसी विचार मगन बैठा हुआ, उसने देखा कि एक कोकून में हरकत हो रही है, एक तितली उसको तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो तितली उसको उसमें एक तरफ से, जिस तरफ उसका सिर रहता है उस तरफ से वो उसको तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और इसमें उसको काफी ज्यादा समय लगता है। तो वो कोशिश करती, फिर थक जाती, फिर से कोशिश करती, फिर थक जाती। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। उसने ये सोच कर कि ये थक जा रही है बेचारी और बाहर आने की कोशिश कर रही है लेकिन बाहर आ नहीं पा रही है, वो कोकून तोड़ दिया उसने और तितली बाहर आ गई। तो वो उसको देख रहा था कि अब ये उड़ेगी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो प्रक्रिया थी उस कोकून में से बाहर जाने की, उस प्रक्रिया में उसका सिर पहले बाहर आता, जो उसकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होता है वो कंप्रेशन की वजह से पुश होके उसके विंग्स में चला जाता है, उसके पंख मजबूत होते हैं, उसकी बॉडी हल्की हो जाती है, जिस वजह से उसकी खूबसूरती को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात है एक नॉर्मल वेजिनल बर्थ से पैदा हुए बच्चे की, और जिसके पंख काट के हम उसको पेट काट के निकाल लेते हैं उसमें, क्योंकि उस ट्रैक में से जब वो बच्चा अपनी जर्नी करके बाहर आता है तो उस दौरान उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कंप्रेशंस की वजह से जिस तरह से तितली का बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों में पुश हो गया, उसके लंग्स का, बच्चे के लंग्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो पुश होके निकलता है, उसको बाहर आके सांस लेने में आसानी होती है। उसके जो जॉइंट्स हैं वो एंगेज होते हैं, जॉइंट्स एंगेज होते हैं, उसके स्कल के जॉइंट्स एंगेज होते हैं और उनको एक प्रॉपर शेप मिलती है। इसके अलावा जो माइक्रोबायोटा रहता है माँ का लेते हुए जो वो बाहर आता है, वो उसकी एक जर्नी रहती है। इस जर्नी के दौरान माँ और बच्चे के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग रहती है, उनके हॉर्मोन्स की सिक्रीशन रहती है। ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रस की, जब बेबी को वो पुश कर रहा होता है बाहर। तो जितने ज्यादा इमोशंस उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ऑक्सीटोसिन उतनी अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन, तो लेबर का टाइम भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो थोड़ा सा विषय रखना चाहूंगी कि सिजेरियन डिलीवरी अगर होती है, इससे भी पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे देश में कितने % डिलीवरीज जो है वो सिजेरियन से होते हैं? जी, ये ग्राउंड रियलिटी पे आज हम लेकिन जो NFHS का डेटा अभी लेटेस्ट तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो पहला डेटा है उसके हिसाब से 21.5% ऑफिशियल डेटा है, और उसमें से अगर मैं कहूं कि 80-90% वो केसेस होंगे जिसमें जरूरत तो कुछ नहीं थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिजेरियन किया गया, और उसमें बहुत हद तक जो कारण है वो स्वयं माँ है। या तो वो फिजिकली वीक है, या मेंटली वीक है, या वो इमोशनली वीक है, या घर में उसको इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, जो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में था। न्यूक्लियर फैमिलीज में वो एजुकेशन, उस जर्नी में हर पल साथ देने वाली कोई महिला उसके साथ नहीं है, जो उसको पल पल पे बताए ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, इसके बाद ये होगा। उसके लिए हर चीज एक शॉक की तरह आती है, वो इमोशनली उसको तैयार ही नहीं है उसके लिए, वो उस पेन को, उस प्रेशर को, जो एक क्षणिक प्रेशर रहता है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गिव अप कर देती है।
कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना ही नहीं है, जरा सा भी आप उसको डराएंगे तो वो पहले से तैयार बैठी है डरने के लिए। लेकिन कैन यू प्लीज चेंज, तो ये मस्कुलोस्केलेटल टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगी, और उनके कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो बोन डेंसिटी वो भी वीक होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हिप डिस्प्लेजिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है पोस्चर में, स्कॉलियोसिस, फ्लैट फीट, वीकर कोर स्टेबिलिटी, ये सभी नॉर्मल नेचुरल बर्थ ना होने के साइड इफेक्ट्स हैं, अगर मैं सिजेरियन का नाम नहीं भी लूँ तो। इसके पहले सॉरी पिछले स्लाइड पे आप जाएंगे। जी हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बताऊं, एक सवाल मैं और पूछती हूँ, क्यों हम तैयार हो जाते हैं, मतलब जब हमें क्या बोल के तैयार किया जाता है सिजेरियन करवाने के लिए? यस कई बार ये होता है डॉक्टर सीधे बोलते बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ। वो सीधा ये बोलते कि बच्चे गले में लूप आ गया है या अपना बच्चे ने अपना अंदर स्कूल पास कर दिया, उसके स्कूल में चला जाएगा। यस, डरा दिया जाता है, रिस्क फैक्टर। तो जो सबसे प्राइमरी कारण है इसमें, यस यस, मतलब बेसिकली जो उसके सब चीजों के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है वो है रिस्क। रिस्क किस चीज का? डेथ का। किसका? या तो बच्चे का या मां का। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, पोस्टपार्टम डेथ्स, पोस्ट डिलीवरी डेथ्स की जो रेशो है, जो उसका जो कंपैरिजन करें, तो सिजेरियन के बाद मदर की डेथ होने के चांसेस जो हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर मोर्टेलिटी होती है तो उससे 3 से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, हेमरेज, या फिर और भी कई तरह के एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस, कई तरह के कारण रहते हैं जिससे कि मोर्टेलिटी रेट, अब जो ये रिस्क नाम का शब्द जुड़ा हुआ था जिस वजह से सिजेरियन करवाया गया, वही सर्व नहीं हुआ। और सेकेंडली फॉर वो मदर, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, वो फीड नहीं दे सकती बेबी को, दूध नहीं आता माँ का अच्छे से। और तीसरा, जिस बच्चे की खातिर सब कुछ किया गया वो किसी ना किसी बीमारी के साथ जूझते हुए जिएगा। तो कहां तक फिर ये डर था, क्या रीजन है कि हम इसके सामने डटकर खड़े नहीं होते? तो आइए शुरू करते हैं। नेचुरल प्रोटोकॉल, NATURLA, इसमें हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है कि नेचुरल प्रोटोकॉल जो कि गर्भ से पहले ही शुरू हो जाएगा और जब तक बच्चा पैदा होगा और उसके बाद भी ये चलता रहेगा। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, इसको हमने समराइज करके एक तरह से कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश की, जिसमें वो सभी बातें आए जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे अलग अलग स्टेट्स में, हमारे अलग अलग गांव में अपने अपने तरीके से चीज़ें फॉलो की जाती थी, अब भी कई जगह पे की जाती हैं। तो सबसे पहला है N यानी न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। अब इस बारे में ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत इस प्लेटफॉर्म से तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो पहले से एनलाइटेंड है इस बारे में कि डाइट का हमारे लिए क्या रोल रहता है हमारे जीवन में। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं हम करते हैं, भोजन इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा जो चाहिए और उसके लिए हम भोजन करते हैं, है ना। हम लोग T4 टाइम देख के खाना खा लिया, T4 टेस्ट, या फिर ट्रेंड फॉलो करके तुम भी खा रहे हो मैं भी खाऊंगा, क्या खाना है जो यूरोप के लोग खा रहे हैं, जो अमेरिका के लोग खा रहे हैं वो हम भी खाएंगे, है ना। लेकिन जो T4 टम्मी है, जहाँ जहाँ खाना एक्चुअली जहाँ अलार्म लगा हुआ है जो खाना मांगता है ना, जब रेडी हो जाता है तो वो अलार्म बजता है। क्या बजता है? अलार्म, कुछ तो अलार्म बजता है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही है, सबका सेम है। और इंटरेस्टिंग बात ये, कोई भी भाषा बोलिए ये अलार्म की आवाज सेम है सबकी, और जब पेट भर जाता है उसके बाद वाला अलार्म भी सेम है। तो यही प्रकृति की सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज का टाइम और प्रोटोकॉल ऑलरेडी सेट है। ऋतुएं देखिए, दिन रात देखिए, वो एक फिक्स्ड है, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ होगा। बच्चा पेट जैसे ही कंसीव किया मदर ने,
सारी चीजों का टाइमर सेट हो जाता है। कौन बताता है बच्चे को कि तुम्हारे बाहर जाने का समय हो गया? कौन बताता है? और आजकल ज्यादातर डिलीवरीज इसीलिए की जाती है कि वो बच्चे के टाइम से वेट नहीं करना चाहते। कौन रात भर जगेगा? क्योंकि बच्चों का बाहर आने का फेवरेट टाइम रात का है, अगर नॉर्मल डिलीवरी से आए तो, है ना। चलिए, सबसे पहला तो ये है जिसमें कि गर्भिणी परिचर्या जो आयुर्वेद के हिसाब से है, और इसके अलावा नेचुरोपैथी के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्भिणियों के लिए रिकमेंडेड है, जो वो करती रही, हमारे ट्रेडिशंस में होते रहते हैं। गर्भिणी परिचर्या तो इस समय मैं विश्व भर में जाती रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग किस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं, और जैसे बता के आ जाओ बिल्कुल वैसे ही करना है, उसमें कोई किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, खत्म। तो वो गर्भिणी परिचर्या वो बेसिकली डाइट का प्रोटोकॉल है, किस मंथ में क्या खाना है गर्भिणी को, और उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ है। इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे डॉक्टर राघविंदर जी बात कर रहे थे कि किसी चीज़ को अगर हमें बताना है, तुमको ये करना है, तो वो पूछेगा क्यों करना है, तो ये रहा रिसर्च पेपर, इसमें लिखा है कि ऐसे करने से ऐसे होता है, इसलिए तुमको ये करना है। तो ये रेड रेस्पबेरी की लीफ के लेबर के प्रेपरेशन के लिए एक मैंने ये स्टडी का उसका लिंक भी डाला है। तो हर एक चीज़ के ऊपर बहुत बहुत रिसर्च हुए हैं। बात वही है कि खोद खोद के निकाल के सामने लाना। हम हमारी जगह पे बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो दिखाने का समय आया हुआ है। तो वो दिखा हम तभी पाएंगे जब हम सभी लोग, ये आयुष पैथी है खास करके, सभी लोग अगर एक साथ मिलकर बोलेंगे तो सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाज इतनी ऊंची होगी कि कान बंद करने पे भी सुननी पड़ेगी। टी से है ट्रेडिशन, ए से है आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड थेरेपीज। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो गर्भिणी परिचर्या में भी रिकमेंडेड हैं, उसके पहले जो पुंसवन संस्कार की बात आप करने वाले उसमें भी रिकमेंडेड है। जब लेबर शुरू होती है तब भी हमारे देश में कई ऐसी अभी भी ट्राइब्स जिसको कहते हैं, मैं इनका हिंदी शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी, आ नहीं रहा। हाँ जी, जो हाँ बिल्कुल, तो वो अभी भी भील है, गोंड है, संथाल्स है, और नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी भी ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं ये फॉलो करते हैं, और इन्हीं तरीकों से ही गर्भ को आराम से सुचारू रूप से हम जो है प्रसव को किया जाता है। पहले हमारे घरों में प्रसव होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ। वो महिलाएं घर की इकट्ठे होकर आस पड़ोस की फटाफट से महिला जच्चा बच्चा सब बढ़िया, सबको पता रहता था, ये अभी ये शुरू हुआ, ये करना, वो ले आओ, फटाफट ले आओ, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी असाइंड, द जॉब्स वर ऑलरेडी असाइंड, किसी को सोचना नहीं पड़ता था। आज हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे भाई पेन शुरू हो गया, जल्दी जल्दी लेके हॉस्पिटल भागो। मतलब हमने अपना मेंटल ब्लॉक कर लिया कि इसकी ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है कि हम कुछ कर भी सकते हैं या हमें करना है। तो ये एक उसका प्रोटोकॉल है। टी से ट्रेडिशनल बर्थ प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि गर्भ संस्कार, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एफर्मेशंस, मंत्रास एंड मेडिटेशन। हम सभी जानते हैं गर्भ संस्कार कैसे काम करता है। बच्चा हर आवाज़ को पहचानता है, उस आवाज़ से उसके बॉडी में फिजिकल और इमोशनल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करता है गर्भ में ही। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है। पेरिनियल मसाज, ये बहुत सारे अभी ट्राइब्स में ये किया जाता है, जो गर्म तेल से लेके पेरिनियल एरिया की मसाज की जाती है ताकि टीयर और ट्रॉमा कम हो नेचुरल बर्थ के दौरान। ये हमारे ट्रेडिशनल बर्थ हैं। इसमें वार्म सिट्स बात है और स्क्वेटिंग लेबर है, इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। यू से है यूट्रस एंड पेल्विक हेल्थ, इसमें आता है हमारा योग के आसन, और इसमें डेली चलना। अब क्या है कि प्रेगनेंसी होते ही सबसे पहले महिला अचानक से पेशेंट बन जाती है। मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी कौन सी बीमारी आ गई? आप किसी भी गायनेकोलॉजी के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर बाहर दरबान से लेके और अंदर जो महाराजा महारानी बैठे हैं सब तक यही बोला जाता है कि पेशेंट आ गई है। तो ये मतलब माइंडसेट ही बदलने की जरूरत है पूरा का पूरा, कि सडनली उसको बोल दिया जाता है बेड रेस्ट करो, ताकि बेड रेस्ट करेंगे तो हम सिजेरियन करेंगे।
जब महिला चलती रहेगी तो वो ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा धरती का, इसलिए उसको ना तो खड़े होने दो ना चलने दो। मुझे भी बोला गया था बेड रेस्ट। मेरा बड़ा बेटा 21 साल का है, जब दूसरा बेटा होने वाला था वो अभी 18 साल का हो रहा है 21 तारीख को। जब वो होने वाला था तो 8वें महीने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, तो मुझे बोल दिया गया कि बेड रेस्ट करो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा अभी पैदा हो जाएगा। मैं खुद 8th मंथ बॉर्न हूँ वैसे, तो मुझे लगता है हमारी खानदानी प्रॉब्लम है, जल्दी पहुंचो। तो लेकिन मुझे लगा कि घर आके मैंने 2 दिन पहले, मैंने भी 2 दिन बेड पे बिताए, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो मैं बीमारी हो जाऊंगी। और पूरे 9 महीने शुरू होते ही मैंने पोछा लगाना शुरू किया घर में, और उसी दिन मुझे स्पॉटिंग हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, उसको पूरा वो, क्योंकि पहले से माइंड सेट था कि सिजेरियन करना है, उसने बोला हाँ कल आ जाना, बुधवार है, दिन भी अच्छा है। हमने कहा ठीक है भाई, हम चले गए अगले दिन। तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ लेबर जो है स्टार्ट हो रहा है। वो लोग सिजेरियन की तैयारी करते रहे, और मेरी फैमिली को भी बोल दिया गया अभी जाइए, बहुत समय है। और हुआ ये कि जो लेबर के टेबल पर महिला थी, उसको एक्चुअली उनको उठा के शिफ्ट करके मुझे उस पर डालना पड़ा, क्योंकि लेबर टेबल पे जाते ही बेबी आउट हो गया, उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ डिसीजन हमें लेना है। यस, तो ये रिसर्च पेपर है इफेक्ट ऑफ प्रीनेटल योगा ऑन लेबर आउटकम्स। हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमेंडेबल काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ इस तरह से, जो कि एंटीनेटल योगा पे काम कर रहे हैं। उनमें जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आर है रिलैक्सेशन एंड ब्रेथ वर्क। इसमें साउंड का, इसमें म्यूजिक का, इसमें डांस का, इसमें चैंटिंग का, इसमें एक्सरसाइज का, इसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ये उसके ऊपर भी एक कॉकरेन का मैंने रिसर्च का रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एल फॉर लेबर सपोर्ट एंड पोस्टमार्टम केयर। ये देखिए पहला जो पॉइंट है नेचुरल लेबर इंडक्शन, वॉकिंग, निपल स्टिमुलेशन एंड वार्म हर्बल टीज, ये किया जाता था प्रैक्टिकली। मैंने खुद, मुझे मतलब हालांकि मेरी उम्र इतनी तो नहीं है कि मैंने ट्रेडिशनल डिलीवरीज होती हुई बहुत सारा देखी होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिसेस होते हुए तो मैंने भी मेरे बचपन में, जो बच्चे हमेशा ओवरहियर करते हैं ना चीज़ें, तो मैंने भी सुनते थे हम कि ऐसे ऐसे बच्चा पैदा हो रहा है तो ये सब कुछ करना जल्दी जल्दी शुरू करो। तो ये एक्चुअली, क्योंकि निपल स्टिमुलेशन जैसे इसमें मेंशन किया गया है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और तो ये एक साइकिल बनता है जिससे लेबर का जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है। जी हाँ, तो ये था नेचुरल फर्स्ट पार्ट। मैं फटाफट 2 मिनट में ग्रेस को सिर्फ मैं एक ही स्लाइड दिखा दूँ बस। ये टेक्सचुअल रेफरेंसेस है सारे। यस, तो इसमें जो हमारे पंच महाभूत हैं लेबर के दौरान, उनके हमने गुणों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहला है ग्रेविटी, जिसमें स्क्वाटिंग पोजीशन है लेबर की। क्विकली स्लाइड चेंज कर दीजिए। ग्रेविटी, नेक्स्ट, ये रहे डिफरेंट पोजीशंस जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बेबी को पैदा किया जाता है। जो वो लीनिंग पोजीशन है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, वो जिसमें साथ में एक गमला रखा हुआ है, ये पोजीशन उस माँ के लिए है जिसको बैक की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल्चरल वेरिएशन, ये दुनिया भर में क्या क्या जो पोजीशंस हैं डिलीवरी के लिए यूज की जाती हैं, ये उसकी स्लाइड्स हैं और ये उनके विजुअल्स हैं कुछ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आ गया, ये चैंटिंग और म्यूजिक का शायद पीछे स्लाइड मिस हो गए हैं। ओके चलो नेक्स्ट प्लीज। यस, तो ये जो हमारे मंदिरों में मूर्तियां हैं, नेक्स्ट स्लाइड अगली भी कर दीजिए, उसके अगली भी कर दीजिए। जी हाँ, तो इसमें मैं बस एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि पहली जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बिल्कुल भी बैक पे पीठ के बल पर लेटना नहीं है माँ को, क्योंकि बच्चे को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कॉर्ड कंप्रेशन होता है। इसके लिए कभी भी लेबर के फर्स्ट स्टेज में माँ को सीधा नहीं लेटाना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट यस नेक्स्ट। या ये है उसका ग्रेस का सी। अब आर से रिलैक्सेशन था जिसमें चैंटिंग एटसेट्रा आती है, और आगे है आर रेडियंस, यानी कि हम लोग इसमें अग्नि महाभूत को लेके चलते हैं कि किस तरह से उसको यूज करके हम जो है लेबर को क्विक कर सकते हैं। इसके बाद में ए आएगा जो कि एक्वा है, यानी कि वाटर। अगर हम हाइड्रोथेरेपी से
डिलीवरी करते हैं तो वो मसल्स रिलैक्सेशन का काम करती है, नेचुरल पेन मैनेजमेंट का काम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा एक एक्वस मीडियम से एक एक्वस मीडियम में आता है तो उसके ट्रांजिशन में हेल्प मिलती है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास और अच्छा टाइम होगा तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे इसके लिए चांस देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके पास वाकई में ज्ञान का भंडार है, और मैं देख रहा था उनके मन में कहने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। बट आज हमारा प्रोग्राम शेड्यूल ही थोड़ा सा ऐसा है कि उन्होंने इतने कम समय में भी हमें पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।